जो पहला हमारा सवाल है वो है इकोनॉमी से, इनमें से क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन के। अगर हम करेंसी का अवमूल्यन करें तो क्या क्या हो सकता है। इट में हेल्प इन कम्बैटिंग इन्फ्लेशन, इट में लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इट में लीड टू इम्प्रूवमेंट इन करेंट अकाउंट बैलेंस। देखो, बीओपी में दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप करेंसी को डिवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। अगर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा मतलब क्या, चीज़ें बाहर से कम आएंगी। क्यों इंपोर्ट महंगा होगा, क्योंकि चूंकि हमारी करेंसी का अवमूल्यन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे $1 पे अगर पे करना पड़ रहा था 70 रुपये, तो अब पे करना पड़ेगा $1 पे कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 72 पे करना पड़ेगा, है ना। तो अवमूल्यन होने से आपको जो पैसा देते थे मान लो कि एक बॉल का 70 रुपये, अब देंगे 72 रुपये। आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट गिर जाएगा। एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो माल विदेशियों को सस्ता प्रतीत होगा, सस्ता लगेगा। समझ गए बात। अब सोचो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट घट गया तो जो गुड्स का सप्लाई है हमारे इकोनॉमी में घट जाएगा, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। क्या इन्फ्लेशन कब कंट्रोल होगा, जब पैसा या तो घटे या फिर सामान जो है वो बढ़े। क्या सामान बढ़ रहा है, नहीं जी, सामान नहीं बढ़ रहा है, वो तो घट रहा है, क्योंकि इंपोर्ट हमारा घट गया। तो मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया, हम इन्फ्लेशन को कम्बैट नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर ए, बी और डी काट दिया, आंसर आ गया, सी आ गया। मुझे 2 और 3 चेक करना नहीं पड़ा। मगर समझो, जो डिमांड होगी वो इंक्रीज करेगी। दूसरा, जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो करंट अकाउंट बढ़िया होगा कि नहीं, समझ रहे हो। जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो रिड्यूस करेगा। आंसर क्या आया, 2 और 3 ओनली आर करेक्ट। देखो, डिवैल्यूएशन हुआ, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगे, एक्सपोर्ट चीपर होंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे काम होगा आगे, यही मैंने समझाया है आपको हिंदी में। अगला जो हमारा सवाल है वो है कोल्ड विंड के बारे में। कोल्ड विंड हो सकती हैं हॉट, कोल्ड विंड हो सकती हैं आपकी कोल्ड। जो हमारा लू है, जो लू चलता है ना गर्मी में, इसको बोलते हैं हॉट लोकल विंड। जो कोल्ड विंड होती हैं वो हमारी हैं पंपेरो, सॉदर्ली बस्टर, मिस्त्राल। चिनुक जो है ना, ये हॉट लोकल विंड है। क्या है, हॉट है। कैसे हॉट होता है, देखो, लोकल विंड जो है वो चढ़ गई माउंटेन पे, क्या होगा दोस्तों, जैसे से उसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना, जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। ऊपर ठंडा ही तो होगा। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है। देखो, स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर है, उसके नीचे हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। एनसीईआरटी 11th वाले फिजिकल ज्योग्राफी पतली सी किताबें पढ़ डालिए। टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, जो हवा है उसमें जो नमी है वो कंडेंस होनी शुरू होगी, भाप धीरे धीरे पानी की बूंदों में बदलेगी, बारिश होगी, और जो दोस्तों ह्यूमिडिटी है ना वो कम हो जाएगी। चूँकि हवा से नमी निकल गई है, और दोस्तों जब हवा नीचे की ओर लौटेगी ना, तो एडियाबैटिक लैप्स रेट के कारण हवा गर्म होगी। क्या होगी, हवा गर्म होगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पे हॉट लोकल विंड जनरेट होगी। यही हमारा है चिनुक। क्या होता है, चिनुक होती है। तो मेरा यहाँ पर चिनुक हॉट है। क्या आंसर हो गया यहाँ पे, बी। 1, 2 और 3 आर करेक्ट। मिस्त्राल कहाँ पे चलता है, ये चलता है उत्तर दिशा से, सेंट्रल फ्रांस और आल्प्स में। चिनुक कहाँ चलता है, ये होता है गर्म और ड्राई लोकल विंड। ड्राई ही तो होगा। सोचो, अगर यहाँ पर सारा पानी निकल गया, सारा पानी जो ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो गई, तो यहाँ पर गर्म होगा और ड्राई होगा। सिंपल सी बात है ना। ये बातें होती हैं। लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज यूएसए में। पंपेरो, चिनुक के आने से क्या होता है ना, कि जो बर्फ़ होती है ना वो पिघलने लगती है और तैयार हो जाता है पूरा जो फील्ड है वहाँ पे खेती के लिए। पंपेरो अर्जेंटीना में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। अगला हमारा है सॉदर्ली बस्टर। कहाँ पे, ये है ऑस्ट्रेलिया में। देखो, 2 विंड और होती हैं, एक हमारा होता है काटाबेटिक, दूसरा हमारा होता है एनाबेटिक विंड।
जो काटाबेटिक विंड वो विंड होती हैं जो पहले गर्म होती हैं मगर वो कूल सरफेस से उतरते टाइम क्या हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग काटाबेटिक विंड। मगर जो एनाबेटिक विंड होता है ये दोस्तों ठंडी विंड होती है, जो क्या होती है यहाँ पर जाकर के गर्म हो जाता है क्योंकि इसका स्लोप गर्म होता है, जो क्या बोलते हैं एनाबेटिक विंड। देखो लू का हमारा एरिया ये वाला है, दिख रहा, मैंगो शावर नीचे कर्नाटका वाले एरिया में, ब्लॉसम शावर यहाँ केरला वगैरह में, और बंगाल वगैरह में होता है यहाँ पर काल बैसाखी, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा स्लाइड है वो दिखाता है आपको हमारे कौन कौन से लोकल विंड्स हैं। बर्ग अफ्रीका में होता है, सिरोक्को दिख रहा है यहाँ पे, फोहान, फिर हमारा हेल्म है, मिस्त्राल, बोरा, फिर हमारा काराबुरान, बुरान। आपको सवाल पूछ सकता है ऐसे भी करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल विंड्स, आपको नाम दे देगा बुरान, फिर आपको दे देगा पंपेरो, नॉर्टी, फिर आ जाएगा चिनुक। क्या है आंसर मेरा 1 2 3 4 चारों है जो क्या है लोकल विंड्स हैं। इनमें से कौन कौन सा क्रॉप जायद क्रॉप होते हैं? 3 तरह के क्रॉप होते हैं, राबी, खरीफ और जायद। तीनों को देखते हैं क्या क्या है। जो खरीफ क्रॉप होता है वो लगता है जुलाई में, काटे जाता है अक्टूबर में, फसल कट गई, इसके बाद क्या होगा राबी क्रॉप लगेगी अक्टूबर से मार्च तक। मार्च के बाद क्या होता है दोस्तों, मार्च के बाद आता है सीज़न जायद क्रॉप का, मार्च से जून चलता है जायद क्रॉप। यहाँ पर जनरली जो सब्जियाँ वगैरह होती है ना, सीजनल फल और सब्जियाँ, ये सब उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप में आता है धान, मेज़, सोरघुम, जो हमारे दलहन होते हैं, बाजरा वगैरह, ये सब आते हैं। अरहर भी दाल है, सोयाबीन का भी तो दाल होता है, ग्राउंडनट, कॉटन वगैरह, ये सब क्या है खरीफ फसल है। राबी में आपका आता है गेहूँ, जौ, ओट, जो हमारा मटर वगैरह होता है ना, फिर हमारा आता है सरसों, ये सब हमारे क्या होते हैं जो तिलहन वगैरह होते हैं, ये सब आते हैं राबी क्रॉप में। ज़्यादा में क्या आते हैं हमारे सब्जियां और फल वगैरह, जैसे कि हमारा हो गया तरबूज, कुकुम्बर, जो हमारा सूरजमुखी का फूल होता है ना, इससे भी तेल निकलता है। किससे निकलता है तेल? सनफ्लावर से, सूरजमुखी के फूल से। तो यहाँ पर क्या हो गया कुकुम्बर, ये मेरा जायद हो गया। फिर मेरा जो सनफ्लावर है ये भी क्या है जायद फसल है, और वाटरमेलन भी जायद फसल है। कॉटन जो है वो क्या हो गया, कॉटन हमारा है खरीफ, और जो मस्टर्ड है ये तो राबी हो गया। क्या हो गया, ये राबी है। तो मेरा पहला गलत था, चौथा गलत था। अगला हमारा सवाल है होम रूल मूवमेंट के बारे में। इनका मेन डिमांड क्या था? होम रूल का मेन 3 डिमांड था। पहला था स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान सुनना, स्वराज वैसा वाला नहीं कि हमको ब्रिटेन को भगा करके अपना लेना है, ब्रिटिश साम्राज्य में ही अपने लोगों द्वारा शासन करना, ये था उनका कॉन्सेप्ट स्वराज का। क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, पहला ये था। दूसरा था कि जो एजुकेशन होगी वो हमारी अपनी भाषा में होगी, ठीक है, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। तीसरा क्या था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट है ना, इसकी स्थापना करना, मतलब राज्य के आधार पर जो हमारे जो भाषा का जो है ना राज्य, उसका गठन करना। आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था, वो राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे डी हुआ, राइट ऑफ सेल्फ रूल एज गिवन टू द वाइट कॉलोनीज। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो सेल्फ रूल मूवमेंट था वो 2 था। पहला शुरू किया गया था जो हमारे एनी बेसेंट जी हैं उनके द्वारा, और एक था तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया। ये इंस्पायर्ड था जो आयरिश होम रूल मूवमेंट था उससे। वो लोग भी डिमांड कर रहे थे कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा, दोनों ने अलग अलग क्यों बनाया था? एनी बेसेंट ने अपना अलग बनाया, तिलक ने अपना अलग बनाया। क्यों? क्योंकि जो दोनों के समर्थक थे ना, तिलक के और एनी बेसेंट के, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता, इसीलिए उन्होंने अपना अलग अलग यहाँ पे बनाया। अब ध्यान सुनना, 15 में बनाया था एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग। कहाँ पे? मद्रास में। इसमें कई लोग जुड़े हुए थे, एक थे जॉर्ज अरुंडेल, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर। यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं, एनी बेसेंट AB हो गया, R हो गया रामास्वामी, A हो गया अरुंडेल, और वाडिया हो गया W, ठीक है। अब रॉ ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। 16 में तिलक ने लॉन्च किया अपना होम रूल, कहाँ पे? बेलगांव में। अच्छा, दोनों के इलाके अलग अलग थे। तिलक के जिम्मे आया महाराष्ट्र, बॉम्बे छोड़ करके, कर्नाटका, बेरार
और सेंट्रल प्रोविंस। जो बेसेंट का लीग था ना, काफ़ी बड़ा था मगर काफ़ी लूज था, उनको पूरा जैसे कि जो देश है वो मिल गया बॉम्बे मिला करके। तो ऐसे ऐसा जो एरिया था ना वो बांट दिया गया दोनों में। जो बाप बेटा नेहरू थे इसमें शामिल थे, मतलब इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। CR दास, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, TB सप्रू, तिलक तेलुगु थे ही, लाला लाजपत राय, भूला भाई देसाई, ये सब ने भी बाद में इनको ज्वाइन किया था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, देखो 3 पढ़ना है आपको, एक आपका है जो ग्रीक है, फिर मथुरा है, फिर आपका अमरावती है। पूछ रहा है मथुरा के बारे में। जो ग्रीको रोमन स्टाइल है ये गांधार का है, किसका है? ये गांधार का है। फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट एरिया इंडिया, कौन सा? ये आपका गांधार वाला है। नॉर्थ ईस्ट में तो था ना गांधार वाला एरिया, तो ये दोनों गांधार का हो गया। यूज ऑफ व्हाइट स्पॉटेड रेड स्टोन, ये मथुरा का है। मेरा यहाँ पर थर्ड सही है, C इज द करेक्ट आंसर। ये देख रहे हैं आप, ये दारूबाज बुद्धा, ये है गांधार वाले। आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, है नहीं। मथुरा देख रहे हैं किस तरह से जो मूर्ति बनी होती थी। देखो यहाँ पे गांधार में क्या क्या था? ग्रीको रोमन स्टाइल। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये बनाता था पत्थर से और स्टूको से। मथुरा वाला जो था ना, इस पर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं था, गांधार वाले पे इन्फ्लुएंस था बाहरी का, ग्रीक का और रोमन का। इस पर सवाल आया था UPSC मेंस में, पहला ही सवाल था, ठीक है, देखकर मैं खुश हो गया था। मथुरा ये 200 स्वदेशी था। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल फीलिंग दिखाई गई थी यूपी बिहार में, मटेरियल क्या था? व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? C3 ओनली। चलिए, यहाँ मैंने बताया आपको कंपैरिजन। जो गांधार था उस पर हेलेंसिकी का और ग्रीक का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मथुरा इंडिजीनियस, स्वदेशी। अमरावती पूरी तरह स्वदेशी। क्या क्या मटेरियल था? गांधार वाले में ग्रे सैंडस्टोन, मथुरा वाले में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन और अमरावती वाले में वाइट मार्बल। गांधार वाले में मेनली बुद्धा के इमेजेस, मथुरा वाले में बुद्ध का, जैन का और हिंदू के भी जो थे ना इमेज पाए जाते थे। अमरावती वाले में भी मेनली बुद्धिस्ट। जो पैट्रॉन थे, जो जिससे कि जो पोषित करते थे इनके जो स्कल्पचर वगैरह हैं, इनको थे कुषाण, यहाँ पे सातवाहन। जो गांधार था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। मथुरा जो था वो आपका नॉर्थ इंडिया बिहार में, और जो अमरावती था वो था डेक्कन रीजन में नियर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो बुद्धा के बॉडी थी दोस्तों, उसमें अलग अलग बातें थी तीनों में। जैसे कि गांधार था, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल बुद्धा थे। उनका जो बाल था जो था मतलब विविध था, मतलब जैसे कि क्या था, घुंघरा टाइप का था। उनकी दाढ़ी थी, मूछें थी। जो ग्रीक गॉड हुआ करते थे उनकी तरह मतलब पूरा मस्कुलर बॉडी हुआ करती थी, मतलब हष्ट पुष्ट वगैरह। जो मथुरा था यहाँ पर दाढ़ी मूछें नहीं हुआ करती थी, मस्कुलर फिगर हुआ करता था। ज़्यादातर वो बैठे हुए थे, उनकी आंखें छोटी सी खुली हुई होती थी। अगला हमारा सवाल है कि इनमें से कौन कौन से बन सकते हैं FII, हेज फंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। ये चारों के चारों हो सकते हैं रजिस्टर FII के रूप में। यहाँ पर D है जो करेक्ट आंसर है। FII को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सेबी के द्वारा फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। जो सेबी होता है ये सर्टिफिकेट देता है इन आधार पर। कौन कौन सा आधार? उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखता है, उनका जो कंपिटेंस है ना वो सब देखते हैं। तो ये सब बातें होती हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? ये देते हैं सेबी। और इसके अलावा जो पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, बैंक वगैरह हैं, ये सभी बन सकते हैं FII भारत में। अगला हमारा सवाल है कि जो कोट्टम होता है इसका मतलब क्या होता है? जो कोट्टम थे ना वो छोटे प्रोविंसेस थे पल्लव के जो शासनकाल था उस दौरान। यहाँ मेरा आंसर क्या है? B। एक और टर्म है वल्लुवर कोट्टम। ये मॉन्यूमेंट है चेन्नई में, ठीक है ना। किसके लिए? जो तमिल पोएट जो फिलोसफर थे वल्लुवर, उनके लिए बनाया गया था। ये देख रहे हैं आप, ये वाला इमेज, यही है वल्लुवर कोट्टम, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई में है। जो पल्लव स्टेट था वो बटा हुआ था कोट्टम में। कोट्टम क्या था? इसको करता था शासन कौन? ऑफिसर, जो कि अपॉइंट किया जाते थे राजा के द्वारा। यहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था। ऊपर होता था किंग, नीचे उसके होते थे लोग जो उसको करते शासन, नीचे कोट्टम का। अगला हमारा सवाल है कि कौन कौन से मेथड हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के। पहला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पर्सनल। ये काम कौन करता है? जो हमारा मंत्रालय है वो करता है। ध्यान सुनना,
जो हमारा आर्टिकल 310 है ये पढ़ना है आपको, 311 है ये पढ़ना है आपको, आरपीएम जैसे कि हमारा टॉपिक है ना GS2 में रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, यहाँ पे और जो इश्यूज है ना उनसे कहा जाता है आर्टिकल में कि जो भी अथॉरिटी हमारे सिविल सेवक को अपॉइंट करेगी उससे नीचे की अथॉरिटी उसे नहीं हटा सकती। मतलब कि अगर उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो उसको प्रेसिडेंट ही हटा पाएगा। ये मेरा पहला सही है। जो लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड है, मतलब देखो पार्लियामेंट करता क्या है ना कि पार्लियामेंट ने बस मोटा मोटी जो खाका है वो बना करके पास कर दिया, इसमें जो गैप्स होते हैं वो फिल करता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। इसको बोलते हैं क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझ रहे हो, मतलब कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब हमारे ब्यूरोक्रेट्स भरते हैं। पहले जो एक्ट है ये बनता है, एक्ट बनने के बाद जो रूल्स होता है वो बनाए जाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ताकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल हमारा आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट के बनने के बाद आरटीआई का जो रूल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, अपील टू पब्लिक ओपिनियन ये भी मेथड है मेरा, यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है। प्लेसिंग रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं पेश किया जाता, मगर अगर पेश किया जाता ना तो ये पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पर। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल बजट पेश करना, बजट पेश करना जो होता है ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पर, क्योंकि फंडिंग हम कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव की। हम मतलब कौन, पार्लियामेंट। मेरे यहाँ पर 4 गलत हो गया, 1, 2 और 3 ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है जूट फाइबर के बारे में। प्लांट के कौन से पार्ट से निकालते हैं? जूट हम लोग निकालते हैं उसके तने से, जो छाल होती है ना वही होता है। जो छाल होती है उसको निकालते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद उसका जो है ना तना पूरा सॉफ्ट हो जाता है, उसे रेशे हम लोग निकाल लेते हैं। आंसर मेरा क्या हो गया, बी, स्टेम इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है पिगोवियन टैक्स, ये क्या होता है? ये टैक्स होते हैं उन कंपनी पर जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन डीजल, डीजल की इस्तेमाल को डिमोटिवेट करने के लिए, डिसेंटिवाइज करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। डीजल पर, पेट्रोल पर, कोयले पर अगर टैक्स लगे ना, इसको बोलते हैं पिगोवियन टैक्स। मेरे यहाँ पर ए है जो सही है। तो दोस्तों ये बातें हमारे आज की, ये थे हमारे आज के 10 सवाल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।